तो देखिएगा लास्ट लेक्चर तक कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड पर, उसी क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। तो 2 क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे। आई होप आपने ये सॉल्व किए होंगे। तो देखिएगा ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो मैंने आपको करने के लिए दिया था होमवर्क के लिए। टू चार्जेस ऑफ वैल्यूज 2 माइक्रोकूलम and minus 50 microcoulomb are placed 80 centimeter apart. Calculate the distance of the point from the smaller charge where the intensity is zero. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पर जीरो होगा? दो चार्जेस के मैग्नीट्यूड दिया है 2 माइक्रोकूलम एंड 50 माइनस 50 माइक्रोकूलम, और उन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है? How much is the distance they are apart? 80 centimeter. We have to find the point at which electric field is zero. Okay. तो अब देखिएगा इतना ये गिवन डेटा दिया है। तो एक चार्ज, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिएगा दो चार्जेस है। ये पहला चार्ज है 2 माइक्रोकूलम का और दूसरा चार्ज रहेगा -50 माइक्रोकूलम का। दोनों के बीच में 80 सेंटीमीटर का डिस्टेंस दिया है और हमें ऐसा एक पॉइंट फाइंड आउट करना है कि जो पॉइंट जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? जीरो होगा। तो मुझे बताओ ये पॉइंट कहाँ पर लोकेट होने वाला है? 2 माइक्रोकूलम के लेफ्ट में, 2 माइक्रोकूलम या फिर -50 माइक्रोकूलम के बीच में, या फिर -50 माइक्रोकूलम के राइट में। किस पोजीशन में ये सिचुएट करेगा बताओ? एट विच पोजीशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल अपीयर जीरो? बता सकते हो? ऐसा हमने चार्ज से रिलेटेड भी किया था। मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑकर किया था हमने। न्यूट्रल पॉइंट ऑब्टेन करना है यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो देखिएगा ये पॉइंट डेफिनेटली हमें कहाँ से डिस्टेंस लेना है? हमें स्मॉलर चार्ज से हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ओके, पहले कंडीशन में हमें जो डिस्टेंस है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगा, उस पॉइंट का डिस्टेंस हमें स्मॉलर चार्ज से चाहिए। तो डेफिनेटली वो जो पॉइंट रहेगा ना जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो आएगा, तो वो इस तरफ रहने वाला है जीरो के। -50 माइक्रोकूलम के भी उस तरफ हम ले सकते हैं। आउटसाइड द स्मॉलर चार्ज राइट है, तो इन बिटवीन बिल्कुल भी नहीं होगा 2 माइक्रोकूलम और -50 माइक्रोकूलम के बीच में। ओके, तो वो पॉइंट सफिशिएंटली यहाँ पर कुछ ऐसे जगह पर होगा। इस डिस्टेंस को हम एक्स ट्रीट करते हैं। स्मॉलर चार्ज से उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो रहने वाले पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो हम एक्स ट्रीट करने वाले हैं। ओके, और इस जगह पर वो पॉइंट फॉर्म होने वाला है। क्यों होगा? देखिएगा 2 माइक्रोकूलम पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड डायरेक्शन में रहता है। इज इट ओके? तो ये जो फर्स्ट चार्ज है और ये सेकंड चार्ज है, फर्स्ट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर के डायरेक्शन में रहेगा, माइनस ऑफ ई1, तो मतलब ई1 डायरेक्शन में रहेगा, ये जो यहाँ पर मेंशन किया है। और -50 माइक्रोकूलम इस गिवन पॉइंट को क्या करने वाला है? इस गिवन पॉइंट पर जो चार्ज रहेगा, फेज चार्ज, तो उसको वो अपनी ओर खींचने वाला है। तो E2 का डायरेक्शन ये रहेगा। तो ये दोनों भी हमें बैलेंस करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट चार्ज वी हैव टू बैलेंस विद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकंड चार्ज, और तभी हमें एक्स वैल्यू मिलने वाली है। इज इट ओके? तो आप देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ फर्स्ट चार्ज मतलब 2 माइक्रोकूलम की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होने वाला है वो कितना होगा? आपको पता होगा KQ बाय आर स्क्वायर, ये हमारा नॉर्मल फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का। तो वही यूज करना है के। अब क्यू का वैल्यू कितना है? 2 माइक्रोकूलम, तो 2 माइक्रो लिखता हूँ मैं यहाँ पर, और डिवाइडेड बाय कितना डिस्टेंस है बताओ 2 माइक्रोकूलम से उस पॉइंट पी का जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगा। एट हाउ मच डिस्टेंस इट्स सिचुएटेड? 2 माइक्रोकूलम से वो पॉइंट पी कितने डिस्टेंस पर है बताओ, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगा? वही डिस्टेंस हमें निकालना है जिसको हमने एक्स स्प्लिट किया है। तो इस वजह से यहाँ पर हमें एक्स स्क्वायर लेना है। इज इट ओके? वैसे अब E2 मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू -50 माइक्रोकूलम चार्ज है। तो यहाँ पर -50 पुट करने की जरूरत नहीं है, माइनस चार्ज है, इसी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन इनवर्ड है। ओके, तो हमें यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड पुट करना है। तो K इंटू
50 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय आने वाला है डिस्टेंस का स्क्वायर। अब बताओ -50 माइक्रोकूलम और पॉइंट पी में कितना डिस्टेंस रहेगा? हाउ मच इज द डिस्टेंस बिटवीन -50 माइक्रोकूलम एंड पॉइंट पी? इसका आंसर बताओ। x प्लस 80 राइट आंसर है। तो x प्लस 80 यहाँ पर आने वाला है। ओके, और इसका भी होल स्क्वायर रहेगा। जीरो के, तो आप देखिएगा के दोनों तरफ सेम है, इस वजह से कैंसिल कर दिया। म्यू म्यू ये भी कैंसिल हुआ। म्यू मतलब माइक्रो ये इसको एक्चुअल में हमें 2 इंटू 10⁻⁶ लिखना था, लेकिन इस म्यू को मैंने एज इट इज रखा, तो इधर के साइड का और म्यू और उधर के साइड का म्यू कट हो गया। अब 2 नीचे जाएगा और x प्लस 80 होल स्क्वायर ऊपर जाएगा। तो x प्लस 80 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आने वाला है? 50/2। तो 50/2 मतलब ये आपको पता है 25 होगा। इज इट ओके? तो अब ये x प्लस 80 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आने वाला है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड अगर हम करते हैं तो क्या आएगा? x प्लस 80 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 5 रहने वाला है। सब तरफ क्या कर दिया? स्क्वायर रूट ले लिया। अब ये नीचे का x ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 5x आएगा। 5x इज इक्वल टू x प्लस 80 और ये x उधर जाकर माइनस होगा। ओके, तो क्या आने वाला है फिर देखिएगा? 4x इज इक्वल टू 80 और x इज इक्वल टू क्या आने वाला है फिर? 20 सेंटीमीटर। इज इट ओके? तो वो जो पॉइंट रहेगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो आएगा, वो 20 सेंटीमीटर पर होगा स्मॉलर चार्ज। इज इट ओके? सभी को सॉल्यूशन समझ में आ गया इसका? इज दिस सॉल्यूशन क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, अभी ऐसा ही क्वेश्चन है। आई होप आपने इसका आंसर लिखा होगा। हैव यू रिटन दिस आंसर? तो ये पहले वाले क्वेश्चन का आंसर था। अब मुझे वैसे ही सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ। इसको आपको ही सॉल्व करना है और मुझे बताओ कितना आंसर आएगा। Two charges 4 microcoulomb and 36 microcoulomb are placed 60 सेंटीमीटर। अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो रफ करके लिखता हूं मैं। 60 सेंटीमीटर apart at what distance from the larger charge is the electric field intensity zero? तो लार्जर चार्ज से ऐसा कितना डिस्टेंस होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो आएगा, ये हमें बताना है। बताओ इसका आंसर क्या आएगा? यहाँ पर डिस्टेंस उन्होंने लार्जर चार्ज से पूछा है, नॉट फ्रॉम स्मॉलर चार्ज। सॉल्व कीजिएगा इसे, जैसे मैंने स्टेप लिया अभी वैसे ही लीजिएगा। सिर्फ एक ही फर्क है इसमें जिसके ऊपर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। पिछली बार एक प्लस चार्ज था और एक माइनस था। अब यहाँ पर दोनों भी प्लस चार्ज है, लाइक चार्जेस है। ओके, लाइक चार्जेस का सिस्टम है ये, ऊपर अनलाइक चार्जेस का था। तो ऐसे टिपिकल क्वेश्चंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर पूछे जाते हैं। आगे किसी का आंसर? ओके, राइट आंसर है। नेक्स्ट वन का आ गया।
और किसी का आ गया आंसर? तो देखिएगा अब इसमें क्या लॉजिक है, अब देखिएगा 4 माइक्रोकूलम एंड 36 माइक्रोकूलम के दो चार्जेस है। तो देखिएगा पिछले बार अनलाइक चार्जेस था, इस वजह से स्मॉलर चार्ज के आउटसाइड वो पॉइंट था जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो सकता था। अब यहाँ पर देखिएगा जो चार्जेस दिए हैं, वो एक 4 माइक्रोकूलम है और दूसरा 36 माइक्रोकूलम है। तो इनका जो इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 रहने वाला पॉइंट है ना, इनके बीच में रहेगा, एग्जैक्टली बीच में नहीं रहेगा, कहीं तो भी रह सकता है। ओके, और इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस दिया है? डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर दिया है। ओके, तो ये वो पॉइंट होगा ऐसा हम एज्यूम करते हैं। और लार्जर चार्ज से डिस्टेंस पूछा है, तो बेटर वे इसको एक्स ट्रीट करो। स्मॉलर चार्ज से पूछते तो या इस डिस्टेंस को हम एक्स ट्रीट करते हैं। तो बताओ अब 4 माइक्रोकूलम और इस पॉइंट पी के बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा? डेफिनेटली 60 माइनस एक्स रहेगा। तो लॉजिक लगाना है, लाइक चार्जेस अगर रहते हैं तो फिर एट दैट टाइम इन बिटवीन देम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 रहने वाला पॉइंट रहेगा। और अगर अनलाइक चार्जेस रहते हैं तो आउटसाइड रहेगा स्मॉलर चार्ज। 15 सेंटीमीटर रॉन्ग आंसर है। आपको डिस्टेंस कौन सा पूछा है वो देखो। आपने एक्स का वैल्यू अगर ट्रीट किया है 4 माइक्रोकूलम और पी के बीच का, तो फिर आपका 15 सेंटीमीटर आ गया, तो आंसर उसको आपको फाइनल स्टेप में 60 माइनस 15 करना पड़ेगा। इज इट ओके? तो देखो उसको करेक्ट करके हमें डिस्टेंस कहाँ से पूछा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 रहने वाले पॉइंट का फ्रॉम लार्जर चार्ज। तो इस वजह से मैंने 36 और पॉइंट पी के बीच में एक्स ट्रीट किया। तो जैसे हमारा एक्स आएगा तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर वैसे ही करना है जैसे पिछली बार किया है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 4 माइक्रोकूलम मस्ट बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 36 माइक्रोकूलम, तभी ये केस पॉसिबल होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 36 माइक्रोकूलम क्या आएगा फिर? के इंटू 36 माइक्रो डिवाइडेड बाय के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो अब उसका डिस्टेंस का वैल्यू कितना है? एक्स स्क्वायर। और 4 माइक्रोकूलम का क्या आएगा? के इंटू 4 माइक्रो डिवाइडेड बाय 60 माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो अब आगे क्या आने वाला है देखिएगा, के और माइक्रो कट हो गया। ये एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा इस साइड, एक्स स्क्वायर बाय 60 माइनस एक्स होल स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू 36 बाय 4 रहने वाला है, मतलब ये 9 आएगा। अब पिछली बार की तरह यहाँ पर टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड करो, तो क्या आएगा फिर देखिएगा, आप टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड किया तो x बाय 60 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 आने वाला है। तो क्या आएगा फिर देखिएगा, x इज इक्वल टू 3 इन ब्रैकेट 60 माइनस एक्स रहेगा। तो 3 इंटू 60 180 आएगा, तो 180 माइनस 3x इज इक्वल टू एक्स आने वाला है, माइनस 3x उधर जाकर प्लस होगा, तो 4x इज इक्वल टू 180 और x का वैल्यू आएगा 180 बाय 4, मतलब ये कितना आने वाला है? 45। आ गया समझ में? तो 45 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रहेगा लार्जर चार्ज से। ओके, आ गया समझ में? लार्जर चार्ज से पूछा या स्मॉलर चार्ज से, वो देखना हमेशा। इज दिस concept clear to all of you? ओके, अभी कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। तो ऐसे टिपिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिलेटेड टू द मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पर जीरो होगा, क्या होगा, ऐसे रिलेटेड ये क्वेश्चंस है। ओके, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। लिखिएगा a charged particle of mass 2 मिलीग्राम है ये। ओके, 2 mg मतलब 2 मिलीग्राम है, रिमेन्स फ्रीली इन एयर एंड इन एन
in an electric field of strength 4 Newton per coulomb directed upward. Calculate the charge and determine its nature. वैल्यू ऑफ जी यहाँ पर लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जीरो के तो आप देखिएगा कब जब कभी भी चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो आपको पता होगा चार्ज को डेफिनेटली कुछ ना कुछ मास रहता है और उसका मास भी दिया है 2 mg, 2 मिलीग्राम। ये मास ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल इज 2 mg। तो देखिएगा जनरली हम ऐसा यूनिट में इसको कन्वर्ट करते हैं, तो 2 मिलीग्राम है तो 2 इंटू 10⁻³ और ग्राम है तो हमें मास केजी में चाहिए होता है, तो कितना आएगा फिर 2 इंटू 10⁻⁻6 kg इज इट ओके। तो मास जो रहेगा चार्ज का जनरली मिलीग्राम में दिया जाता है और उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा केजी में। तो ये आ गया 2 इंटू 10⁻6 kg। ओके, और ये रिमेन्स फ्रीली इन एयर है, तो फ्रीली रह रहा है, मतलब इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर सभी फोर्सेस बैलेंस हो रहे हैं। तो इस चार्ज के ऊपर सबसे पहले तो उसके मास की वजह से वेट एक्ट होने वाला है नीचे के डायरेक्शन में, उसका मास m इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। ओके, और ये फ्रीली वहीं पर रह रहा है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट होगा, और वो कितना होता है बताओ। फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना रहेगा, कौन से फॉर्मूले से निकालते हैं हम। फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा और कितना रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स जो एक्सर्ट होता है चार्ज पर, तो वो कौन से फॉर्मूले से हम निकालते हैं बताओ। नहीं, फोर्स पूछ रहा हूं मैं। तो आपको पता होगा बेसिक फॉर्मूला यूज करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। इज इट ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स होता है वो क्यू ई रहेगा। ओके, और वही इस चार्ज पर एक्ट होने वाला है, तब ये चार्ज एयर में फ्रीली रह सकता है वहां पर। ओके, तो ऐसे बीट रहेगा क्यू ई ऊपर के डायरेक्शन में, एम जी के नीचे के डायरेक्शन में। ओके, तो कैलकुलेट द चार्ज एंड डिटरमाइन इट्स नेचर। तो चार्ज हमें कैलकुलेट करना है। ओके, और नेचर हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चार्ज देखिएगा अब क्यू ई, इसका वैल्यू इक्वेट करना है हमें एम जी के साथ। ओके, मास भी पता है हमें, ग्रेविटी भी पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उन्होंने दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू उन्होंने दिया है 4 न्यूटन पर कूलम, इसी यूनिट में चाहिए होता है हमें, कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो क्यू चाहिए, तो ये आएगा एम जी बाई ई। एम का वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁻6। जी का वैल्यू उन्होंने 10 लेने के लिए कहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू ए का 4 रहेगा। तो 20 इंटू 2 करेंगे तो, सॉरी 2 इंटू 10 करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो 20/4 इंटू 10⁻⁻6 आने वाला है, मतलब ये रहने वाला है चार्ज का मैग्नीट्यूड 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। इज इट ओके। तो ये रहेगा चार्ज का वैल्यू जो एयर में है। आगे उसका नेचर भी पूछा है। ओके, तो आप देखिएगा वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। ओके, और चार्ज के ऊपर डेफिनेटली अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट होने को होना, तभी ये केस अराइज होगा। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डेफिनेटली कैसा चाहिए, ऊपर के डायरेक्शन में चाहिए। ओके, और डेफिनेटली ये चार्ज जो रहेगा ये पॉजिटिव चार्ज रहना चाहिए, तभी ये केस अराइज होगा। इज इट ओके। पॉजिटिव चार्ज अगर रहता है तभी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट होगा। अगर नेगेटिव रहेगा तो वो और भी ज्यादा फोर्स से डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा। इस वजह से चार्ज का नेचर पॉजिटिव चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड इतना चाहिए। इज इट ओके, आ गया समझ में। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अपवर्ड रहेगा तो ही ये केस अराइज होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अपवर्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स एक्सर्ट होता है पॉजिटिव चार्ज पर वो भी अपवर्ड होगा। ओके,
अगर निगेटिव चार्ज होता तो फिर ये नीचे की डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होता। इज इट ओके? आ गया समझ में? ठीक है, अब इसी का एक थोड़ा एडवांस क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो अगले क्वेश्चन में इतना ही कैलकुलेशन करना है, इससे आगे और एक स्टेप लेकर जाना है। ओके, जिसमें हमारे क्वांटाइजेशन का भी कंसेप्ट है। इतना ही हिंट दे सकता हूं मैं। अब वो अगला क्वेश्चन आपको ही सॉल्व करना है। सॉल्व दिस क्वेश्चन। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स should be added or removed? How many electrons should be added or removed from a neutral body of mass 10 mg, 10 milligram है, so that it may remain stationary in air. In an electric field of strength 100 Newton per Coulomb directed upward. तो वैसा ही करना है बच्चों आप इस क्वेश्चन में, और जी का वैल्यू भी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। करो अब इसे सॉल्व। वैसा ही कैलकुलेशन करना है जैसे पिछली बार किया है। चार्ज निकालना है आपको, और चार्ज निकलने के बाद आपको है ना कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने पड़ेंगे उस चार्ज को प्रोड्यूस करने के लिए, किसी बॉडी से रिमूव या फिर ऐड करने पड़ेंगे, ये आपको निकालना है। पॉजिटिव चार्ज रहा तो रिमूव करने पड़ते हैं, नेगेटिव चार्ज रहा तो ऐड करने पड़ते हैं। तो टोटल फाइनल आंसर बताइएगा मुझे। ओके, सॉल्व दिस और मुझे फाइनल आंसर बताओ। आगे किसी का आंसर? सॉल्व दिस। आ रहा है किसी का आंसर या करूं मैं सॉल्व?
6.25 into 10⁻12 करेक्ट आंसर है। ये इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने या ऐड करने, इतना ही बताओ। कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने या ऐड करने हैं हमें? तो सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन था ये। यहाँ पर भी देखिएगा चार्ज का मास दिया है 10 mg, तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा केजी में, तो डायरेक्टली आएगा 10 into 10⁻⁻6 kg। ओके, टू रिमेन स्टेशनरी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ दिया 100 न्यूटन पर कूलम। ओके, डायरेक्टेड अपवर्ड, तो अपवर्ड डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव चार्ज अगर रहेगा तो ही उसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट होगा, तभी ये बैलेंस होगा, ये केस अराइज होगा। ओके, क्यू ई इज इक्वल टू एम जी, यही केस हमें फिर से लिखना है। तो देखिएगा ई इज इक्वल टू क्या आएगा, सॉरी क्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, एम जी बाय ई। तो एम का वैल्यू 10 into 10⁻⁻6 into 10 डिवाइडेड बाय 100 आएगा, तो 100 और ये 10 कट हो गया। तो क्यू का वैल्यू कितना चार्ज होगा, वो 10⁻⁻6 कूलम, तो इतना वो चार्ज है। अब इतना चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए किसी भी न्यूट्रल बॉडी में ये पॉजिटिव चार्ज है, इज इट ओके? 10⁻⁻6 मतलब ये क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो पॉजिटिव चार्ज अगर किसी बॉडी पर प्रोड्यूस करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बोलो बच्चों? इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पड़ते हैं न्यूट्रल बॉडी से या ऐड करने पड़ते हैं, बताइएगा। टू प्रोड्यूस पॉजिटिव चार्ज we have to remove the electron from the neutral body or we have to add? रिमूव, तो राइट आंसर है। तो पॉजिटिव चार्ज अगर हमें क्रिएट करना है किसी न्यूट्रल बॉडी पर इतना 10⁻⁻6 कूलम, तो हमें इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने पड़ेंगे। अब वो कितने, ये अगर हमें निकालना है तो बाय यूजिंग हमें जो हमारा क्वांटाइजेशन का प्रिंसिपल है वो अप्लाई करना पड़ेगा, Q इज इक्वल टू एन ई, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, कितने मतलब एन निकालना है, तो Q बाय ई रहेगा। Q का वैल्यू यहाँ पर ही हमने निकाला है 10⁻⁻6, और ई का वैल्यू 1.6 into 10⁻⁻19, -19 ऊपर जाएंगे तो +19 होगा, +19 -6 10⁻13 डिवाइडेड बाय 1.6, तो इसी को हम लिख सकते हैं 10 into 10⁻12 डिवाइडेड बाय 1.6, तो 10 by 1.6 का आंसर 6.25 into 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। आ गया समझ में सभी स्टूडेंट को? पिछले क्वेश्चन में एक थोड़ा एडवांस कैलकुलेशन था, बस कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं ऐसा पूछा था। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट कीजिएगा, 2 क्वेश्चंस रिमेनिंग है इस बीट के, फिर हम नेक्स्ट बीट स्टार्ट करेंगे। लिखिएगा, वर्क आउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट अ पॉइंट P। ओके, वर्क आउट द मैग्नीट्यूड and direction of field at point P when a charge of 2 microcoulomb experience an electric force of 5 into 10⁻⁻2 joule Newton at point P। ओके, क्या कहना है उनका, देखिएगा, वर्कआउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हमें निकालना है एट पॉइंट P व्हेन चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ 2 into 10⁻2 जूल। ओके, चार्ज कितना है, अब देखिएगा, चार्ज के ऊपर फोर्स इतना एक्ट हो रहा है और चार्ज का वैल्यू आपको दिया है 2 माइक्रोकूलम। ओके, तो हमें अब क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या रहेगा, F by Q, बेसिक फॉर्मूले से आंसर निकालना है।
तो ये आपका वैल्यू रहेगा 5 इंटू 10⁻² जे कैप, ओके, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁻⁻6। तो अब ये कितना आने वाला है, फिर देखिएगा -6 ऊपर जाएगा +6 हो जाएगा, और 5/2 मतलब 2.5 आएगा। तो 2.5 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम, ये फाइनल आंसर आ जाएगा, ओके। और जे कैप है, इसका मतलब क्या है, किस डायरेक्शन में जाने वाला है बताओ। This electric field is in direction of positive direction of y-axis. Is it okay? J cap है तो positive direction of y-axis. माइनस J cap होता तो negative direction of y-axis. I cap होता तो positive direction of x-axis. और माइनस I cap होता तो negative direction of x-axis. ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड होता। आ गया समझ में इस क्वेश्चन का आंसर? बहुत ही सिंपल था ये क्वेश्चन, ओके। लास्ट क्वेश्चन है आप, इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड के और कोई ज्यादा बिट्स नहीं बचते हैं, लिखिएगा। Three charges of respective values -2 microcoulomb, 2√2 microcoulomb and -√2 microcoulomb are arranged along straight line as shown in the figure. Calculate the total electric field intensity due to all the three charges at point P. ओके, तो डायग्राम दिया है यहाँ पर उन्होंने, और इसी डायग्राम का यूज करके आंसर निकालना है। ऐसे 3 चार्जेस दिए हैं, यहाँ पर एक चार्ज है जिसका वैल्यू -2 माइक्रोकूलम दिया है, और उसके 1 मीटर पर यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस 1 मीटर है। ये एक पॉइंट है जहाँ पर चार्ज 2√2 माइक्रोकूलम दिया है, और पॉइंट P यहाँ पर है, ओके। उसका भी वर्टिकल डिस्टेंस कितना दिया है, 1 मीटर दिया है, और यहाँ पर एक दूसरा चार्ज है -2 माइक्रोकूलम। तो निकालो, P पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है। एट पॉइंट P वी हैव टू फाइंड रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। कीजिएगा कैलकुलेट। तो देखिएगा, उसके लिए ना हमें पहले ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, वेक्टर फॉर्म से हमें फाइनल आंसर आएगा, क्योंकि आपको पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर 2 से ज्यादा चार्जेस अगर रहते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करके हमें फाइनल आंसर निकालना पड़ेगा, ओके। तो आपको पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक फॉर्मूला k3/r² है, ओके। तो हमें हर एक चार्ज का उस पॉइंट P से डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो ये जो चार्ज है फर्स्ट नंबर का, इसका अगर हम डिस्टेंस निकालते हैं P पॉइंट से, तो ये कितना आएगा बोलो बच्चों। ऊपर भी 1 मीटर है वर्टिकल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, और नीचे भी 1 मीटर है। तो ये इसका हाइपोटेन्यूज कितना आएगा बोलो। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज कितना आएगा, यहाँ पर भी वही आएगा और यहाँ पर भी वही कंडीशन है, सेम चार्जेस है, सेम डिस्टेंसेस है, ये भी 1 मीटर और ये भी 1 मीटर है, ओके। तो हाइपोटेन्यूज इसका कितना आएगा, √1² + 1² मतलब √2 आने वाला है। तो हाइपोटेन्यूज इस केस में √2 रहेगा, ओके। और चार्ज फर्स्ट की वजह से, ये फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड चार्ज है, तो चार्ज फर्स्ट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हम लेते हैं, और इसीलिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, ये टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन रहने वाला है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, पॉजिटिव चार्ज के आवे होता है। जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रहा है 2√2 माइक्रोकूलम आवे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। तो E2 का डायरेक्शन ऊपर रहेगा, और ये E1 और E3 इन दोनों का डायरेक्शन ऐसा रहेगा। तो कुछ ऐसा डायग्राम वहां पर अरेंज होगा, उसका अगर रिजोल्यूशन करेंगे तो E2 ऊपर आएगा, E1 और E3 यहाँ पर रहने वाले। अब इन दोनों में भी आप देखिएगा 45 एंगल जनरेट होने वाला है, तो इन दोनों में 90 डिग्री एंगल है, और E1 और E3 का दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, क्योंकि दोनों के सभी कंडीशन सेम है, उनका डिस्टेंस भी पॉइंट P से सेम है, और चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो क्या आता है फॉर्मूला, k3/, तो क्यू का वैल्यू यहाँ पर √2 माइक्रो दिया है, ओके। k3/r², तो r² का वैल्यू √2 का स्क्वायर है, तो नीचे 2 आ जाएगा, इसी ओके। आपको पता होगा √2 का स्क्वायर मतलब डेफिनेटली 2 रहेगा, तो ऊपर का √2 नीचे के 2 को कैंसिल करेगा,
और फिर क्या आने वाला है फिर देखिएगा ऐसा ये वैल्यू आएगा E1 और E3 का। तो मुझे बताओ टेल मी 2 अगर वेक्टर सेम डायरेक्शन में डायरेक्टेड हो और उनके बीच में अगर 90 डिग्री एंगल हो, ओके मैग्नीट्यूड उनका सेम हो और उनके बीच अगर 90 डिग्री एंगल हो, तो फिर उसका ई नेट का वैल्यू कितना रहता है बताओ? व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ई नेट? अब ये E1 और E3 का जो ई नेट रहेगा, उसका डायरेक्शन ये रहेगा, ओके? बताओ अब उसका डायरेक्शन कितना रहेगा? मतलब उसका वैल्यू कितना रहेगा? √2e राइट आंसर है। तो ई नेट का वैल्यू यहाँ पर क्या आने वाला है? √2e और ये e का वैल्यू कितना पुट करना है ये ऊपर वाला? k √2 म्यू डिवाइडेड बाय 2 आने वाला है, ओके। तो आप देखो ये √2 और ये 2 कैंसल हो जाएगा, तो k इंटू म्यू इतना बचने वाला है ई नेट का वैल्यू, ओके। तो k का वैल्यू आपको पता ही होता है कितना होता है 9 इंटू 10 रेज़ टू 9 माइक्रो, माइक्रो मतलब 10 रेज़ टू -6